नमस्कार साथियों, कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुषाण वंश, मेघ वंश और गुप्त वंश। तो चलिए आज का इस टॉपिक को चालू करने से पहले आप हमारा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और चलिए इस वीडियो को आज हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले कुषाण वंश के बारे में चर्चा करते हैं। कुषाण वंश जो था वो चीन की यूची जनजाति का माना जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास में इस के राजवंशों में से ये एक राजवंश था और ये वंश कुछ इतिहासकार इसे चीन की यूची जनजाति का मूल मानते हैं। इनमें दो प्रमुख शासक हुए जिसके सिक्के छत्तीसगढ़ से प्राप्त होते हैं, वे थे विक्रमादित्य और कनिष्क। इस वंश का जो शासक था कनिष्क, इसके सिक्के रायगढ़ के खरसिया और तेलीकोट गांव से प्राप्त होते हैं, जो कि इसकी खोज जो है डॉक्टर C.K. साहू ने की थी। तांबे के सिक्के बिलासपुर के चकरबेड़ा से मिले। तो ये दो साक्ष्य प्राप्त हुए, एक तो बिलासपुर से और एक रायगढ़ से। बिलासपुर के चकरबेड़ा से तांबे के सिक्के और खरसिया रायगढ़ से कनिष्क का सिक्का प्राप्त हुआ। अब इसके जो प्रमाण मिले हैं वो देखते हैं। ये जो थे ये बौद्ध धर्म को मानते थे। इन्होंने बौद्ध धर्म को माना, इसलिए यहाँ की जो प्रतिमाएं हैं वे भी बौद्धकालीन प्रतिमाएं भी मिली हैं। इन्होंने मथुरा गांधार में बौद्ध की एक खड़ी प्रतिमा बनवाई थी कनिष्क शासकों ने। चीन की यूची जनजाति के ये शासक थे और जैसे ये प्रमाण दिख रहे हैं जो कि छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए हैं, वे ये प्रमाण हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वंश है वो है महामेघ वंश। महामेघ वंश का एकमात्र सिक्का, या हम बोले महामेघ वंश के बारे में पहले जान लेते हैं। नागों की राजधानी पद्मावती के दक्षिण पूर्व में मेघ वंश का राज था। पुराणों में इसे मेघ वंश कहा गया है। इससे पहले का शासन बघेलखंड में था, फिर कौशाम्बी तक विस्तृत हुआ और चरमोत्कर्ष के दौर पर इस वंश ने फतेहपुर तक फतह कर ली। इस वंश ने दूसरी और तीसरी सदी में अपना दबदबा बनाया। मेघ वंश के सिक्के और अभिलेख हमें बंधोगढ़, कौशाम्बी से लेकर फतेहपुर तक प्राप्त होते हैं। मेघ वंश की प्रारंभिक राजधानी बंधोगढ़ थी, जो कि तो प्रश्न ये पूछ सकता है कि मेघ वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? वो थी बंधोगढ़। ये हमें भारतीय इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वंश बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगला जो इसमें एक शासक के बारे में जाने तो भद्रमेघ नाम का एक शासक था जिन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार कौशाम्बी तक किया, और वेश्रमण नाम का जो शासक था उसने फतेहपुर तक मेघ साम्राज्य का विस्तार किया। इसका प्रमाण हमको यहाँ से मिलता है। मेघ वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पताका फहराया और अपने सिक्कों पर बौद्ध प्रतीकों की छाप अंकित की। इसके सिक्के जो है बिलासपुर के मल्हार से प्राप्त हुए। मेघ वंश के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? बिलासपुर के मल्हार से प्राप्त हुए। गुप्तों के पहले मेघ वंशों ने शासक किया। 200 से 400 ईसा पूर्व तक शासन किया और परंतु इसके सिक्के केवल छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के मल्हार से प्राप्त होते हैं। इसी के समय एक शासक था उड़ीसा में, खारवेल नामक शासक था। मेघ वंश की तीसरी पीढ़ी में खारवेल नाम का शासक हुआ जो कि उड़ीसा का था। फिर उसके बाद अगला जो वंश आता है वो है गुप्त वंश। गुप्त वंश के बारे में चर्चा करें तो मौर्योत्तर काल के पश्चात तीसरी शताब्दी में कुषाण साम्राज्य के खंडहर पर गुप्त साम्राज्य का उदय होता है। इस काल में गुप्त काल में छत्तीसगढ़ का नाम, जो मध्य छत्तीसगढ़ वाला पार्ट था उसका नाम दक्षिणापथ, और बस्तर वाला जो भी पार्ट है पूरा बस्तर संभाग का, उसका नाम महाकांताय था। तो चलिए इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये वंश कैसे छत्तीसगढ़ से रिलेट करता है, इसके बारे में आज हम जानते हैं।
तो मेघ अभी हमने बताया बस्तर का नाम जो था वो महाकांताय था और छत्तीसगढ़ को दक्षिणापथ कहा जाता था। तो सबसे पहले जो इसके प्रमुख शासक हैं, प्रमुख शासकों के बारे में जानने से पहले हम इसकी जो संस्थापक है उसके बारे में जान लेते हैं, जिनका नाम श्रीगुप्त था और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। गुप्तों की राजधानी जो थी वो थी पाटलिपुत्र। अब समुद्रगुप्त का छत्तीसगढ़ से क्या रिलेशन है, कैसे समुद्रगुप्त छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ये देख लेते हैं। समुद्रगुप्त के साम्राज्य में एक राजा हुआ, एक कवि हुआ हरिशेन नाम का, जिसने अपने अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति में इसके दक्षिण विजय अभियान का वर्णन करता है। इसमें ये बताया गया है कि दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र जो कि नलवंशी थे और महाकांता अर्थात जो दक्षिण छत्तीसगढ़ का क्षेत्र था, बस्तर के शासक व्यागराज को समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण विजय अभियान के दौरान पराजित किया था। इसकी जानकारी हमको कहाँ मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जो कि हरिशेन ने लिखा था। फिर अगला जो आता है वो है कोपरा अभिलेख। कोपरा अभिलेख में महासमुंद में कोपरा नामक ग्राम में ये अभिलेख प्राप्त होता है। इस अभिलेख से ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। और जैसे महासमुंद का जो भी नामकरण है, महासमुंद का नामकरण के बारे में जाने तो महानदी के तट पर लंबे समय तक समुद्रगुप्त की सेना का पड़ाव था, जिसके आधार पर महासमुंद जिले का नामकरण हुआ। गुप्त वंश के साक्ष्य देखें तो अभी हमने देखा हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का दक्षिण अभियान का समय उल्लेख है। गुप्तकालीन सिक्के कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए ये देखें तो इसके सिक्के बानाबरद और आरंग, बानाबरद जो कि दुर्ग में आता है और आरंग जो रायपुर जिले के अंतर्गत आता है, वहाँ से प्राप्त होते हैं गुप्तकालीन सिक्के। गुप्त काल का प्राचीन प्रतिमा बूढ़ी खाल से मिलती है। दूसरा साक्ष्य ये है कि गुप्त वंश की जो प्राचीन प्रतिमा है बूढ़ी खाल से मिलती है। गुप्त काल में दक्षिण कौशल को जाना जाता था दक्षिणापथ के नाम से, जैसे कि हमने पहले भी चर्चा किया कि गुप्त काल में दक्षिण कौशल का नाम जो था वो दक्षिणापथ था। फिर गुप्त वंश का शासन अप्रत्यक्ष था। हम ये कह सकते हैं गुप्त वंश ने प्रत्यक्ष शासन नहीं किया बल्कि अप्रत्यक्ष किया, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार नलवंशी शासक महेंद्र और व्यागराज को समुद्रगुप्त ने जब हरा दिया तब उन्होंने अपने अधीन कर लिया, परंतु शासन नहीं किया खुद वहाँ आकर। तो इसलिए हम कह सकते हैं वापस इनको साम्राज्य लौटा दिया इनका। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गुप्त वंश का जो शासन था छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष था। तो आगे देखें तो आगे में ये पता चलता है गुप्त वंश में एक शासक होता है भानुगुप्त। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से शरभपुरी शासक शरभराज का वर्णन मिलता है। एक अभिलेख आता है उदयगिरी अभिलेख। उदयगिरी अभिलेख से हमको ये जानकारी प्राप्त होती है कि गुप्तों ने आरंग की भूमि राजगुरुओं को दान में दी थी, जो कालांतर में राजश्री तुल्य वंश के नाम से जाने जाते हैं। इनका वर्णन भारतीय जो अभी हमने देखा राजश्री तुल्य वंश, इनका अभिलेख भारतीय इतिहास में नहीं मिलता, परंतु जो छत्तीसगढ़ का इतिहास है उनमें इनका वर्णन प्राप्त होता है। जो अगला वंश आएगा वो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय राजवंश हम पढ़ेंगे। उससे पहले जान देते हैं गुप्त स्थापत्य कला। गुप्त स्थापत्य कला तारागांव का जो विष्णु मंदिर है और बरम किला पुजारी पाली का केवटीन का मंदिर है, जो कि नागर शैली में निर्मित है, वो गुप्तकालीन स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो यहीं तक था। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।